गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर 8 सम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ठीक है, का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे क्लास 11th का, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। 11th क्लास के एग्ज़ाम में इस चैप्टर से लगभग 2-3 क्वेश्चंस आएंगे और इस चैप्टर में लगभग 50 क्वेश्चंस हैं। हम लोग सभी क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच, कहता है कि बॉडी का प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच, जिसके आधार पर इट टेंड्स टू रीगेन इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप। बॉडी का वह प्रॉपर्टी जिसके आधार पर यह अपना शेप एंड साइज जो सो रीगेन करता है, पुनः जो है जिस शेप में था उसी शेप में आ जाता है। कब? जब हम डिफॉर्मिंग फोर्स को हटा लेते हैं। व्हेन द अप्लाइड फोर्स इज रिमूव्ड, जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं जिसको डिफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं, उसको यदि हम हटा लेते हैं तो फिर से वो रीगेन कर लेता है। इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? इसको हम लोग इलास्टिसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? इलास्टिसिटी। सेकेंड क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ एन आयरन वायर, किसी आयरन वायर का लेंथ कितना है? L है और एरिया पर सेक्शन A है। लेंथ L है और एरिया पर सेक्शन कितना है? A है। इंक्रीज इन लेंथ कितना है? स्मॉल l। हम लोग डेल्टा L जनरली लिखते हैं या स्मॉल l दिया है। अप्लाइंग फोर्स F, इस पर F फोर्स लगाया गया दोनों किनारों पर। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? कहता है इंक्रीज इन लेंथ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ L। देखिए पहले हम लोग ये फॉर्मूला लिख लेते हैं, y बराबर फोर्स बाय एरिया है ना, और L बाय डेल्टा L, ऐसा पढ़े थे हम लोग ना, इसको स्मॉल l लिख देते हैं। यहाँ y यंग्स मॉडुलस है, F अप्लाइड फोर्स है, एरिया पर सेक्शन है, कैपिटल L अपना ओरिजिनल लेंथ है और स्मॉल l चेंज इन लेंथ है। यहाँ से आप स्मॉल l निकाल लीजिए, चूँकि इंक्रीज इन लेंथ का ही बात हो रहा है। तो स्मॉल l यहाँ से क्या हो जाएगा? वाई ए एल बराबर एफ एल, तो स्मॉल l हो जाएगा एफ एल बाई वाई ए, ठीक है ना। तो यहाँ से देखते जाइए ऑप्शन कहता है इंक्रीज इन लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल L। ये तो गलत है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कैपिटल L का। इंक्रीज इन लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू एरिया, कहता है कि एरिया का प्रोपोर्शनल है, ये भी गलत है क्योंकि एरिया डिवाइड में है। इंक्रीज इन लेंथ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, हाँ इंक्रीज इन लेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया का। इंक्रीज इन लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू यंग्स मॉडुलस, बोलता है कि इंक्रीज इन लेंथ यंग्स मॉडुलस के प्रोपोर्शनल, ये भी नहीं है ना। चलिए तो ये बन गया क्वेश्चन हम लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग, ठीक है ना। 2 के बाद हम लोग आ जाते हैं 5 बना लेते हैं ना, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। या 6 बना लें। इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट आर मैक्सिमम फॉर, कहता है कि इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट जो है वो मैक्सिमम होता है किसके लिए? इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट क्या है कि जब किसी बॉडी पर हम अप्लाइड फोर्स लगाए हैं तो बॉडी क्या हुआ है? डिफॉर्म कर दिया। अब हम क्या करते हैं? अप्लाइड फोर्स को हटा लेते हैं तो बॉडी अपने शेप में आ जाता है, बट थोड़ा टाइम लेता है, कुछ समय लगता है, उसको बोलते हैं इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। तो इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट सबके लिए अलग अलग होता है। तो ये मैक्सिमम क्या है? किसका मैक्सिमम है? ग्लास का। इन चारों में से किसका मैक्सिमम होता है? ग्लास का। यदि मिनिमम पूछे तो क्वार्ट्ज का, है ना। तो इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट मैक्सिमम है किसके लिए? ग्लास के लिए। 5 नंबर क्वेश्चन, व्हेन फोर्सेज आर अप्लाइड ऑन ए बॉडी, किसी बॉडी पर जब हम फोर्स लगाते हैं, फोर्सेज लगाते हैं, सच दैट इट इज स्टिल इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम, फोर्स लगा रहे हैं बट वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में, ठीक है, रेस्ट में, नेट फॉर 0 है। देन द एक्सटेंट टू विच द बॉडी गेट्स डिफॉर्म, तो बॉडी कितना डिफॉर्म होगा, कितना ज़्यादा एक्सटेंट, वो किस पर डिपेंड करेगा? वो 2 चीज़ पर डिपेंड करेगा, नेचर पर भी और मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पर। मतलब सी नंबर हम लोग का आंसर होगा। हम लोग का आंसर क्या होगा? सी नंबर। 2 चीज़ पर डिपेंड करेगा, नेचर, अलग अलग मटेरियल का जो नेचर है अलग अलग तरह से
डिफॉर्म होता है। और दूसरा चीज़ है कि डिफॉर्मिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड पर भी डिपेंड करेगा। जितना ज़्यादा फोर्स लगाएंगे उतना ज़्यादा डिफॉर्मेशन आने का चांस है ना। तो दोनों पर डिपेंड करता है। यहाँ पर देखिए एक न्यूमेरिकल है। तो 11th क्लास में जो क्वेश्चन आते हैं उसमें इतना बड़ा न्यूमेरिकल्स तो नहीं देना चाहिए, इसलिए कि वो 1 घंटे में 40 क्वेश्चंस बनाना है, ठीक है ना। तो 1 घंटे में 40 क्वेश्चन यदि इस टाइप का क्वेश्चन रहे तो नहीं बनेगा, है ना। तो चलिए इसको लोग बनाते हैं। द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ 2 वायर्स, हमारे पास 2 वायर है ना। एक वायर है तो एक दूसरा वायर है, दोनों को लटकाया जाएगा। ऑफ सेम मटेरियल, सेम मटेरियल का मतलब यंग्स मॉडुलस दोनों का सेम है। और लेंथ का रेशियो है 1:2, मतलब लेंथ का रेशियो कितना है 1:2। और डायमीटर का रेशियो है 2:1। डायमीटर मतलब रेडियस का रेशियो है 2:1, ठीक है ना। तो डायमीटर का रेशियो और रेडियस का रेशियो सेम ही होगा। दे आर स्ट्रेच बाय सेम फोर्स, दोनों पर सेम फोर्स लग रहा है। तो कहता है कि इंक्रीज इन लेंथ जो होगा, जिसको स्मॉल एल अभी बोले थे या डेल्टा एल बोलते हैं, तो उसका रेशियो क्या होगा। तो देखिए ना, जैसे y बराबर क्या होता है F/A L बाय डेल्टा एल। y बराबर क्या होता है F/A L बाय डेल्टा एल होता है ना। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि अलग अलग जो है, एक मिनट थोड़ा सा, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि y दोनों का सेम है। क्यों सेम है y? क्योंकि दोनों सेम मटेरियल से हैं, फोर्स भी सेम है, ये दोनों सेम है, ठीक है ना। एरिया लेकिन अलग अलग है, लेंथ अलग अलग है। ये सब L1 कर दो, L2 कर दो यहाँ, और A2 कर दो, ठीक है ना। अब LHS दोनों का क्या है, सेम है, y सेम है ना, तो RHS भी सेम कर देते हैं। या इसको डिवाइड भी कर सकते हैं हम लोग, क्या कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं। तो डिवाइड भी कर दो इसको, ठीक है ना। तो डिवाइड करेंगे तो y/y कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। और इसको डिवाइड करेंगे F कट जाएगा तो क्या हो जाएगा L1/A1 डेल्टा L1, इधर हो जाएगा A2 डेल्टा L2 बाय L2, ठीक है ना। अब L1/L2 एक जगह लिख लो और एरिया A2/A1 लिख लो और डेल्टा L2/डेल्टा L1, ठीक है। हमको वही निकालना है, रेशियो ऑफ इंक्रीज इन लेंथ निकालना है, ठीक है ना। डेल्टा L1/डेल्टा L2 निकालना है। तो यहाँ से निकल जाएगा L1/L2 कितना दिया है 1/2 है। अच्छा, एरिया क्या होता है πr² होता है, πr2² πr1², पाई पाई कट जाएगा तो r2², r1/r2 है 2/1, तो r2/r1 कितना होगा 1/2 हो जाएगा, तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा। समझ लो ना, ऑब्जेक्टिव है, शॉर्ट में बना रहे हैं। πr² है, πr2², πr1², पाई पाई कट जाएगा, r2/r1 का स्क्वायर। तो यहाँ r1/r2 है तो r2/r1 इसका उल्टा हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा। और इधर क्या है 1 है, और यहाँ से डेल्टा L2/डेल्टा L1, तो क्या निकल जाएगा कि नहीं, कितना आ जाएगा 1 बराबर 2 दूना 4 8 हो गया यहाँ, और यहाँ पर हो गया डेल्टा L2/डेल्टा L1, ठीक है। तो यहाँ पर 8/1 बराबर डेल्टा L2/डेल्टा L1, ठीक है ना। तो डेल्टा L1/L2 कितना हो जाएगा 1/8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/8 हो जाएगा, ठीक है। 1/8 नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। कौन सा पदार्थ सबसे अधिक इलास्टिक है, वो क्वेश्चन था इसमें। तो स्टील सबसे ज़्यादा इलास्टिक है, सबसे ज़्यादा इलास्टिक क्या होता है स्टील। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज मोस्ट इलास्टिक, सबसे ज़्यादा इलास्टिक कौन होता है स्टील होता है, ठीक है ना। स्टील का यंग्स मॉडुलस सबसे ज़्यादा है, ठीक है। जिसका यंग्स मॉडुलस सबसे ज़्यादा है, जिसका स्टिफनेस सबसे ज़्यादा है, स्टिफनेस का मतलब हुआ कठोरता, ठीक है, रिजिडिटी जिसका ज़्यादा है उसका यंग्स मॉडुलस ज़्यादा होता है। तो इसमें चारों में से सबसे ज़्यादा कौन सा है स्टील, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, द रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। बहुत ही आसान, स्ट्रेस, ठीक है ना।
सारा क्वेश्चन हो गया था ना इधर? हाँ ठीक है। अब एक लास्ट क्वेश्चन है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर बना रहे थे, ये हो गया सारा, इसका हो गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या। इन मैग्नीट्यूड हाइड्रोलिक स्ट्रेस इज इक्वल टू, हाइड्रोलिक स्ट्रेस किसके बराबर है? तो हाइड्रोलिक स्ट्रेस जो है ना वो हाइड्रोलिक प्रेशर के बराबर होता है। हाइड्रोलिक क्या होता है? हम लोग एक पढ़ते हैं कि पानी में हम लोग किसी स्फीयर को रख दिए हैं तो वो जो पानी है वो क्या करता है? प्रेशर अप्लाई करता है ना, तो उसको हाइड्रोलिक प्रेशर भी बोलते हैं। हाइड्रोलिक स्ट्रेस और हाइड्रोलिक प्रेशर दोनों यहाँ क्या होगा? बराबर होगा, मैग्नीट्यूड बराबर होगा, है ना। हाइड्रोलिक स्ट्रेस क्या है कि डिफॉर्मिंग जो फोर्स आया डिवाइडेड बाय एरिया, और ये प्रेशर है जो बाहर से फोर्स लग रहा है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होता है? सेम होता है, ठीक है ना। अच्छा, इसके पहले एक और क्वेश्चन था ना 8 नंबर, लेकिन 8 नंबर क्वेश्चन क्या है ना कि 12th क्लास का है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के बारे में बात कर रहा है, तो 12th में रहता है। उसमें ये पूछा है ना कि इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट कम किसका है, ये पूछा है उसमें। तो इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट कम किसका है? तो हम लोग बोलेंगे कि क्वार्ट्ज का है, उसमें लिखा हुआ था क्वार्ट्ज का। इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट आर नेग्लिजिबल, किसका है? क्वार्ट्ज का। द ओनली इलास्टिक मॉड्यूल दैट अप्लाइज टू फ्लूइड, फ्लूइड में कौन सा इलास्टिक मॉड्यूल, इलास्टिक मॉडुलस अप्लाई होता है? बल्क मॉडुलस, ठीक है ना।
और सॉलिड के लिए क्या होता है, यंग्स मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो इसका क्या हो जाएगा, बल्क मॉडुलस, नहीं क्या हो जाएगा, बल्क मॉडुलस। किसके लिए, सॉलिड फ्लूइड के लिए, ठीक है। द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ ए मटेरियल इज, कंप्रेसिबिलिटी का ये क्वेश्चन है, तो कंप्रेसिबिलिटी कहते किसको, से देखो जैसे बल्क मॉडुलस का रेसिप्रोकल, तो बल्क मॉडुलस क्या होता था, P बाय डेल्टा V बाय V होता था माइनस के साथ, तो PV बाय डेल्टा V से। तो कंप्रेसिबिलिटी क्या है, इसी का रेसिप्रोकल है, ठीक है ना, K डेल्टा V बाय PV, ठीक है। अब देखिए ना ऑप्शन देखिए, द चेंज इन प्रेशर पर यूनिट चेंज इन वॉल्यूम स्ट्रेन, नहीं ये तो नहीं होगा, है ना। ए नंबर क्या है, प्रोडक्ट ऑफ वॉल्यूम एंड प्रेशर, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। चेंज इन प्रेशर पर यूनिट चेंज इन, नहीं, द फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट चेंज इन प्रेशर, ये सही है। देखो डेल्टा V बाय V को हम लोग फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम बोलते हैं, जैसे डेल्टा V हो गया चेंज इन वॉल्यूम, उसको ओरिजिनल वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम, तो फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम बाय प्रेशर, चेंज इन प्रेशर, यही है, नन ऑफ द, ये नहीं होगा, ठीक है, नोट कर लिए। कोई दिक्कत है इसमें, क्या रहा, सबस्टांसेज विच कैन बी स्ट्रेच्ड टू कॉज लार्ज स्ट्रेन, बोलता है कि लार्ज स्ट्रेन किस में आता है, किस तरह के सबस्टांस में, इलास्टोमर में, किस में आता है, इलास्टोमर में, जिसको रबर बोलते हैं, नहीं रबर उसका एग्जाम्पल है। तो इलास्टोमर में क्या होता है, ज़्यादा स्ट्रेन आता है, ठीक है ना। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन, द वर्क डन इन स्ट्रेचिंग एन इलास्टिक वायर, किसी इलास्टिक वायर को हम स्ट्रेच करते हैं, खींचते हैं, तो ये वर्क डन जो होता है पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, इसी को स्ट्रेन एनर्जी भी कहते हैं, वो कितना होता है। तो हम लोग पढ़ते थे ना, क्या पढ़ते थे कि वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, या एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है हाफ गुना स्ट्रेस गुना स्ट्रेन गुना वॉल्यूम, हाफ गुना स्ट्रेस गुना स्ट्रेन गुना वॉल्यूम, लेकिन वॉल्यूम इधर आ जाएगा क्योंकि बोला है कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम, तो हो जाएगा हाफ गुना स्ट्रेस गुना स्ट्रेन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, हाफ गुना स्ट्रेस गुना स्ट्रेन, ठीक है ना। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, शेयरिंग स्ट्रेस चेंजेज, शेयरिंग स्ट्रेस क्या चेंज करता है, शेप चेंज करता है। याद है शेयरिंग स्ट्रेस किस तरह से लगता था, जैसे मान लीजिए इस तरह का कोई क्यूब है, इसको हम लोग यहाँ फिक्स कर देते हैं, क्या करते हैं, फिक्स कर देते हैं, और यहाँ फोर्स लगाते हैं, ठीक है ना। तो फोर्स लगाते हैं, इसका शेप क्या होता है, चेंज हो जाता है, इसका शेप कुछ इस तरह से बनता था ना। तो शेयरिंग स्ट्रेस लगाने से शेप क्या होता है, देखो शेप चेंज हो गया है ना, तो शेप चेंज हो जाता है। शेयरिंग स्ट्रेन इज एक्सप्रेस्ड बाय, शेयरिंग स्ट्रेन को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ शेयर भी बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ शेयर। देखिए एंगल ऑफ शेयर इसलिए बोलते हैं क्योंकि देखो ये कोई क्यूब है, इस पर हम लोग क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं, इस पर फोर्स लगाए, फोर्स लगाने से क्या हुआ, इसका शेप चेंज हो गया, ठीक है ना, इसका शेप क्या हुआ, चेंज कर दिया, शेप चेंज हो गया। तो ये जो एंगल होता है थीटा, इसको एंगल ऑफ शेयर करते हैं, ठीक है। और ये जो डेल्टा एल है जो चेंज किया है डिवाइडेड बाय एल, तो डेल्टा एल बाय एल हम लोग पढ़े थे, डेल्टा एल बाय एल को शेयरिंग स्ट्रेन करते हैं, उसको थीटा भी कहते हैं, ठीक है। थीटा चूंकि वेरी स्मॉल है, तो हम लोग जानते हैं कि थीटा जब वेरी स्मॉल होता है तो थीटा बराबर टेन थीटा, और टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, डेल्टा एल बाय एल, इसे डेल्टा एल बाय एल को थीटा बोल देते हैं, है तो टेन थीटा, बट टेन थीटा थीटा के बराबर है कब, जब थीटा वेरी स्मॉल होता है, कैलकुलस में पढ़ते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ शेयर। व्हेन अ स्ट्रेन इज प्रोड्यूस्ड इन ए बॉडी विद इन इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट तक जो स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है किसी बॉडी में,
उसका जो इंटरनल एनर्जी है वो क्या होता है, इंटरनल एनर्जी बढ़ता है ना। जब हम लोग खींचते हैं कोई चीज़ को तो उसका जो इंटरनल एनर्जी है वो चेंज करता है, बढ़ता है उसका, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर एक था ये एक मटेरियल था ना, लिखा हुआ था डक्टाइल। हाँ, ये डक्टाइल मटेरियल, ब्रिटल मटेरियल का मतलब समझ रहे हैं ना, ये सब हम लोग पढ़ते हैं। डक्टाइल मटेरियल किसको बोलते हैं? डक्टाइल मटेरियल जिसको खींचा जा सकता है, जिसमें प्लास्टिक रीजन ज़्यादा होता है ना, उसको डक्टाइल मटेरियल कहते हैं। और ब्रिटल मटेरियल क्या है? जिसको खींचा नहीं जा सकता, बहुत ज़्यादा ही टूट जाता है, जल्दी टूटता नहीं, जैसे गोल्ड डक्टाइल मटेरियल है ना। इलास्टोमर का उदाहरण क्या है तुम्हारा? रबर। ठीक है, कहता है कि 17 नंबर क्वेश्चन, व्हेन शेयरिंग फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी, किसी बॉडी पर शेयरिंग फोर्स लगाए, शेयरिंग वही पैरेलल वाला फोर्स जो लगाता है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाता है। और रिमूविंग द फोर्स, जब फोर्स को हम हटा लेते हैं तो वो जो एनर्जी स्टोर था उसमें, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, किस में कन्वर्ट हो जाता है? वो हीट में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? हीट में, ठीक है ना। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? हीट में। तो जब किसी वस्तु को हम लोग क्या करते हैं, खींचते हैं तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आ जाता है। कितना आता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी? हाफ गुना स्ट्रेस गुना स्ट्रेन गुना वॉल्यूम। और जब उस फोर्स को हम हटा लेते हैं तो वो जो एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? हीट में कन्वर्ट हो जाता है। सारा क्वेश्चन हो गया। चलिए, तो ये सब क्वेश्चन बनाइए। इस चैप्टर में बहुत सारा क्वेश्चन है। When some weight is applied on a metallic wire, किसी मेटालिक वायर पर हम लोग कुछ वेट अप्लाई करते हैं। वेट मतलब mg अप्लाई करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं। उस वायर का लेंथ L है, यंग्स मॉडुलस Y है, तो लेंथ बढ़ जाता है स्मॉल l। तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द वायर पर यूनिट वॉल्यूम, तो कितना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा? तो पोटेंशियल एनर्जी का सूत्र अभी पढ़े थे ना, कि पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर होता है उसका फॉर्मूला होता है हाफ गुना स्ट्रेस गुना स्ट्रेन, हाफ गुना स्ट्रेस गुना स्ट्रेन, पर यूनिट वॉल्यूम का बात कर रहा है इसीलिए, है ना। ये स्मॉल यू से दिखाते हैं, हाफ गुना स्ट्रेस गुना स्ट्रेन। देखो ना लिखा हुआ है, एनर्जी स्टोर्ड इन द वायर पर यूनिट वॉल्यूम। तो जब पर यूनिट वॉल्यूम बोलेगा तो हाफ गुना स्ट्रेस गुना स्ट्रेन, और केवल पोटेंशियल एनर्जी बोला जाएगा तो हाफ गुना स्ट्रेस गुना स्ट्रेन गुना वॉल्यूम। ठीक, क्या हम गलत बोल रहे हैं क्या? सेम चीज बोल दिया लगता है। देखो यह स्मॉल यू है, स्मॉल यू का मतलब पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, जिसका मतलब है हाफ गुना स्ट्रेस गुना स्ट्रेन। और यदि कैपिटल यू लिखेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी, तो हो जाएगा हाफ गुना स्ट्रेस गुना स्ट्रेन गुना वॉल्यूम। तो यहाँ पर देखो कहता है कि इसमें कौन सा फॉर्मूला था, यहाँ तो कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा है वो जैसा वो लिखा हुआ है, तो कोई बात नहीं, हम लोग क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे। किस फॉर्म में चेंज करेंगे? वाई के फॉर्म में। समझ रहे हो ना, वाई क्या है? यंग्स मॉडुलस। तो पढ़े थे हम लोग, यंग्स मॉडुलस बराबर होता क्या था? स्ट्रेस बाय स्ट्रेन होता था, नहीं? तो यहाँ से आप स्ट्रेस निकालिए तो स्ट्रेस बराबर क्या हो जाएगा? वाई गुना स्ट्रेन हो जाएगा, नहीं? तो यहाँ पुट कर दो, हाफ गुना वाई गुना स्ट्रेन, और एक स्ट्रेन यहाँ पहले से भी है तो स्क्वायर कर देते हैं। और स्ट्रेन बराबर होता क्या है? स्मॉल एल बाय कैपिटल एल, नहीं? चेंज इन लेंथ बाय स्मॉल ओरिजिनल लेंथ का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से ऑप्शन मिल जाएगा, हाफ, ये हो जाएगा हाफ वाई एल स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, ये हो जाएगा, है ना। कई तरह के फॉर्म में हम लोग सब लिखते हैं, तो उसको नोट कर लीजिए। इफ द लोड इज इंक्रीज्ड बियॉन्ड द, लोड हम इंक्रीज करते हैं बियॉन्ड द स्ट्रेन, यहाँ खाली जगह है, द स्ट्रेन इंक्रीजेज रैपिडली, तो स्ट्रेन जो है ना बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। फॉर इवन ए स्मॉल चेंज इन स्ट्रेस, बोलता है स्ट्रेस शुरू में क्या होता है कि स्ट्रेस बढ़ाते हैं तो स्ट्रेन उसी अनुपात में बढ़ता है, ठीक है।
फिर क्या होता है, स्ट्रेस बढ़ाते हैं तो स्ट्रेन थोड़ा ज़्यादा बढ़ता है, लेकिन अचानक से क्या होगा तो उसके बाद क्या होता है कि स्ट्रेस बढ़ाने के बाद स्ट्रेन तेजी से बढ़ता है, तो उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं यील्ड पॉइंट। कौन सा पॉइंट? यील्ड पॉइंट। जब तेजी से स्ट्रेन बढ़ने लगता है, अचानक से तार ज़्यादा खिंचाएगा, कम फोर्स लगाएंगे ज़्यादा खिंचाएगा। व्हाट इज द फेनोमेनन ऑफ टेम्पोररी डिले इन रीगेनिंग द ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन? जो टेम्पोररी डिले होता है ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को रीगेन करने में, है ना, कोई तार को मान लो हम खींच दिए, फिर से वापस अपने जगह पर आएगा, लेकिन थोड़ा डिले होगा, उसको क्या बोलते हैं? बाय एन इलास्टिक बॉडी आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उसको बोलते हैं इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। क्या बोलते हैं उसको? इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। इलास्टिसिटी में तो क्या होता है कि एक प्रॉपर्टी है जिसमें वो रीगेन कर लेता है अपना शेप, है ना। इलास्टिक फैटिग क्या है, ये भी आएगा, इलास्टिक फैटिग का भी क्वेश्चन होगा। इलास्टिक फैटिग क्या है कि किसी वस्तु पर हम लोग बार बार फोर्स लगाते हैं, ठीक है, मान लो हथौड़ा से मार रहे किसी वस्तु को, तो उसका इलास्टिसिटी कम हो जाता है, ठीक है, वो कहलाता है इलास्टिक फैटिग। फैटिग मतलब क्या होता है? थकान, मतलब उसका जो यंग्स मॉडुलस से घट जाता है, ठीक है। बार बार फोर्स लगा रहे हैं हटा रहे हैं, बार बार फोर्स लगा रहे हैं हटा रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं? इलास्टिक फैटिग, थकावट हो गया उसको, ठीक है। और यंग्स मॉडुलस कैसे कम होता है? जब किसी वस्तु को हम लोग हीट करेंगे, टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ा देंगे, तो उसका यंग्स मॉडुलस कम हो जाता है। इसलिए क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाने से मॉलिक्यूल्स जो है ना थोड़ा क्या होते हैं, दूर दूर हो जाते हैं, है ना, स्टिफनेस घट जाता है, दृढ़ता उसका घट जाता है, इसलिए यंग्स मॉडुलस कम हो जाता है टेम्परेचर बढ़ने से। इलास्टिक फटीग क्या है कि बार बार फोर्स लगाते हैं हटाते हैं, लगाते हैं हटाते हैं, ठीक है ना, तो इलास्टिक फटीग आ जाता है। इसीलिए कोई पूल जो होता है ना, जो लोहा का बना हुआ पूल है, तो उसका एक अपना कम मतलब 80 साल 90 साल तक वो चलता है, उसके बाद नहीं चलता, क्योंकि बार बार क्या होता है, जब उस पर हम लोग फोर्स लगाते हैं हटाते हैं, फोर्स लगाते हैं, गाड़ी चल रही है, फोर्स लगा फिर हटा, फिर फोर्स लगा हटा, तो इलास्टिसिटी कम हो जाता है, लास्ट में टूट जाता है। तो विदेशों में जो पूल वगैरह होते हैं उसका एक निर्धारित कर दिया जाता है कि इतना साल तक चलेगा, उसके बाद वो ख़राब नहीं भी हुआ फिर भी उसको हटा लिया जाता है, मतलब उसको तोड़ दिया जाता है। और भारत में तो चलते रहता है, कोई दिक्कत नहीं, जब तक नहीं टूटेगा ना पुल तब तक चलते रहेगा। स्ट्रेस इज गिवन बाय स्ट्रेस फोर्स बाय एरिया, है ना, डिफॉर्मिंग फोर्स बाय एरिया, लेकिन फोर्स बाय एरिया भी चलेगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। ओ फोर्स बाय एरिया तो यहाँ है ना, ये फोर्स इनटू एरिया, फोर्स बाय एरिया, ठीक है ना। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ स्ट्रेस इज सेम एज, डायमेंशनल फार्मूला स्ट्रेस किसके बराबर होता है? प्रेशर के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? प्रेशर के बराबर, ठीक है ना। अब इधर देख लीजिए, बल्क मॉडुलस फॉर ए परफेक्टली रिजिड बॉडी, जैसे कोई रिजिड बॉडी है, सॉलिड बॉडी, उसका जो बल्क मॉडुलस होगा वो क्या होगा, ठीक है ना। बल्क मॉडुलस तो लिक्विड के लिए होता है, तो रिजिड बॉडी है उसके लिए बल्क मॉडुलस क्या होगा, है ना। तो बल्क मॉडुलस उसके लिए क्या होगा जो रिजिड बॉडी है? देखो, जैसे बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला क्या है, ठीक है ना, माइनस ए पी बाय माइनस डेल्टा वी बाय वी, ये ना फॉर्मूला है बल्क मॉडुलस का। तो बल्क मॉडुलस ऑफ ए परफेक्टली रिजिड बॉडी, तो ये तो बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला है, इसमें हम लोग लिखेंगे पी वी बाय डेल्टा वी, ठीक है ना। तो डेल्टा वी का मान लो 0 के आसपास, ठीक है, चेंज इन वॉल्यूम उसका 0 मान लो, तो 0 मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 रखेंगे तो इन्फिनिटी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। तो बल्क मॉडुलस रिजिड बॉडी के लिए क्या होता है? 0 होता है। डेल्टा भी 0 इसलिए लिए क्योंकि लिक्विड की तुलना में इसका चेंज इन वॉल्यूम बहुत ही कम होता है। यंग्स मॉडुलस ऑफ ए इलास्टिसिटी ऑफ ए परफेक्टली रिजिड बॉडी, ऐसा बॉडी है रिजिड बॉडी पूरा, है ना, उसका मॉलिक्यूल के बीच का दूरी को चेंज हम नहीं कर सकते, परफेक्टली है, तो उसके लिए यंग्स मॉडुलस क्या होगा? तो यंग्स मॉडुलस उसके लिए क्या होगा? देखो यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला, यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला पहले देखो, है ना, एफ बाई ए एल बाई डेल्टा एल। तो डेल्टा एल को रखेंगे 0, तो डेल्टा एल को रखेंगे 0, चूंकि परफेक्टली, है ना, क्या है, परफेक्टली रिजिड बॉडी है, तो डेल्टा एल तो 0 होगा क्योंकि चेंज ही नहीं करेगा डिस्टेंस, तो डेल्टा एल को 0 रखेंगे तो यंग्स मॉडुलस क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी हो जाएगा, है ना।
modulus of elasticity has the dimension same as that of modulus of elasticity, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, उसका डायमेंशन किसके बराबर है? प्रेशर के बराबर है। किसके बराबर? प्रेशर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है यूनिट दोनों का, है ना। तो किसके बराबर हो जाएगा? प्रेशर। किसके बराबर है? प्रेशर के बराबर। एसआई यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, देखो कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी मतलब बल्क मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस, जिसको इलास्टिक कांस्टेंट बोलते हैं, तो इसका यूनिट क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एसआई यूनिट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, अभी बताया था ना, कंप्रेसिबिलिटी वो होता है बल्क मॉडुलस का उल्टा। तो बल्क मॉडुलस का क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जो इलास्टिक कांस्टेंट का होता है वही बल्क मॉडुलस का, इसका उल्टा कर दो तो मीटर स्क्वायर पर न्यूटन, ये वाला मीटर स्क्वायर पर न्यूटन। यंग्स मॉडुलस बोलता है किस पर डिपेंड करता है? किसी वायर का यंग्स मॉडुलस उसके नेचर पर डिपेंड करता है, मटेरियल के नेचर पर, लेंथ पर, एरिया पर नहीं, इट्स मटेरियल। किस पर डिपेंड करता है? मटेरियल पर। उसको लेंथ से कोई मतलब नहीं है, ना तो एरिया से मतलब, ठीक है ना। लेकिन यंग्स मॉडुलस टेम्परेचर के साथ क्या होता है? घट गया, ठीक है। डायमेंशन फार्मूला ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होगा? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मतलब इलास्टिक कांस्टेंट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर वाला जो प्रेशर का होता है, तो प्रेशर का देखो ml-1 T-2, ये बी नंबर, ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये चैप्टर छोटा सा है, इससे 2 क्वेश्चन आएगा, बट क्वेश्चन यहाँ जो है बहुत सारे हैं। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। क्या क्वेश्चन है? इफ द टेम्परेचर ऑफ ए वायर इज डबल, टेम्परेचर को डबल कर देते हैं, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ा दिया हमने। द यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी विल, तो यंग्स मॉडुलस क्या होगा? बिकम्स 4 टाइम्स बी डबल्ड रिमेन्स द सेम, डिक्रीज, डिक्रीज कर जाएगा। बताया था ना, टेम्परेचर के बढ़ने से यंग्स मॉडुलस घट जाता है, उसकी कठोरता कम हो जाती है। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ ऑफ इलास्टिसिटी, हुक्स लॉ पढ़ते थे ना, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। इफ अ स्ट्रेस इज इंक्रीज्ड, स्ट्रेस को बढ़ा देते हैं, तो रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन क्या होगा? तो स्ट्रेस टू स्ट्रेन रेशियो मेरा क्या है? उसको यंग्स मॉडुलस कहते हैं ना, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन मेरा क्या होता है? यंग्स मॉडुलस। और यंग्स मॉडुलस मेरा क्या होता है? हमेशा कांस्टेंट होता है, तो क्या होगा? ये रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है ना। देखो स्ट्रेस बढ़ाते हैं तो स्ट्रेन बढ़ेगा, बात सही है, लेकिन स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो रेशियो है वो कांस्टेंट रहेगा, जिसको यंग्स मॉडुलस कहते हैं। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, जिसको ईटा कहते हैं, ईटा। तो ईटा जो है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जो है किसी लिक्विड का, क्या होगा? तो लिक्विड के लिए ईटा का मान क्या हो जाएगा? इन्फिनाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इन्फिनाइट। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी किसके लिए होता है? सॉलिड के लिए होता है ना। और लिक्विड के लिए मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या हो जाएगा? इन्फिनाइट हो जाएगा, है ना। द ओनली इलास्टिक मॉड्यूल दैट अप्लाइज टू फ्लूइड, फ्लूइड के लिए इनमें से कौन सा अप्लाई होगा? तो फ्लूइड के लिए यंग्स मॉडुलस तो नहीं होता है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी नहीं होता है, बल्क मॉडुलस होता है। क्या होता है? बल्क मॉडुलस, ठीक है। हुक्स लॉ स्टेट्स दैट, हुक्स लॉ बताता है, हुक्स लॉ क्या बताता है? स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, यही बताता है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ये सब तो नहीं होगा कुछ, है ना।
stress is directly proportional to strain. The ratio of stress and strain is called, ratio of stress and strain का रेशियो क्या बोलते हैं उसको, हम लोग बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है ना, ये इलास्टिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, दोनों नाम है। द रेशियो ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस, पढ़ते थे हम लोग टेंसाइल स्ट्रेस टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, टेंसाइल स्ट्रेस बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, यंग्स मॉडुलस बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, यंग्स मॉडुलस। कौन सा मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस। इफ द लेंथ ऑफ ए वायर इज रिड्यूस टू हाफ, लेंथ को हम हाफ कर देते हैं, किसी वायर की लेंथ को हाफ कर देते हैं, तो इट कैन होल्ड डबल लोड, हाफ लोड, सेम लोड, 1/4 लोड, सेम लोड, रेडियस, लेंथ, ये सब को हाफ करने से क्या है, जो उसका कैपेसिटी उतने ही लोड है ना वो कैरी करेगा, तो सेम लोड इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सेम लोड, ठीक है ना। द रेशियो ऑफ शेयरिंग स्ट्रेस टू कॉरस्पॉन्डिंग शेयरिंग स्ट्रेन, है ना, शेयरिंग स्ट्रेस बाय शेयरिंग स्ट्रेन, क्या बोलते हैं इसको, पढ़ते थे हम लोग ना, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, क्या बोलते हैं इसको, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, क्या बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी बोलते हैं किसको, शेयरिंग स्ट्रेस बाय शेयरिंग स्ट्रेन। क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ स्ट्रेस काउजेज नो चेंज इन शेप, कौन सा स्ट्रेस ऐसा होता है जिसमें शेप नहीं चेंज करता है, साइज चेंज करता है, तो हाइड्रोलिक स्ट्रेस में ऐसा होगा, किसमें होगा ऐसा, हाइड्रोलिक स्ट्रेस में। देखो हाइड्रोलिक स्ट्रेस क्या होता था कि एक बॉडी है गोल टाइप का, इसको हम लोग लिक्विड में रख दिए हैं, तो लिक्विड चारों तरफ से फोर्स लगाता है जिसके कारण इसका थोड़ा सा रेडियस घट जाता है, तो इसका साइज चेंज किया बट शेप नहीं चेंज किया, जैसे इसका स्फेरिकल शेप है तो स्फेरिकल रहा, कौन सा होगा, हाइड्रोलिक स्ट्रेस। विच ऑफ द फॉलोइंग इलास्टिक मॉड्यूल इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द इलास्टिक बिहेवियर ऑफ ऑब्जेक्ट एज दे रिस्पॉन्ड टू द डिफॉर्मिंग फोर्स एक्टिंग ऑन देम, बोलता है कि कौन सा इलास्टिक मॉडुलस इसमें है जो ये रिस्पॉन्ड करता है, ये बताता है कि उसका इलास्टिक बिहेवियर कैसा ऑब्जेक्ट का, तो ये सब सारे हैं, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, शेयरिंग मॉडुलस, ये सब क्या बताता है, इलास्टिक बिहेवियर बताता है, ऑल ऑफ दीज, क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। इफ ए मास m produces an elongation of delta L in a wire of radius r, जैसे कोई वायर है और ये वायर है मान लो, है ना, इस पर हम लोग क्या करते हैं, m मास का वस्तु लटका दें, तो इसमें इलोंगेशन आ जाएगा, इसका रेडियस कितना है, r है, तो यंग्स मॉडुलस क्या होगा, तो पढ़े तो थे हम लोग ना, यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स बाय एरिया L बाय डेल्टा L, फोर्स का क्या लिखेंगे mg, एरिया को क्या लिखेंगे पाई स्क्वायर, L तो L है और डेल्टा L तो डेल्टा L है, देखो कौन सा ऑप्शन होगा, mgl पाई r स्क्वायर डेल्टा L, ये हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। विच इज रिलीवेंट ओनली फॉर सॉलिड, सॉलिड के लिए से कौन रिलीवेंट है ना, यंग्स मॉडुलस, शेयर मॉडुलस, बल्क मॉडुलस। देखो सॉलिड के लिए यंग्स मॉडुलस भी होता है, शेयर मॉडुलस भी होता है, बल्क केवल लिक्विड के लिए होता है, तो दोनों ऑप्शन हो जाएगा, लेकिन एक और देख लीजिए, डी नंबर हो सकता है, उसमें होगा ए एंड बी, तो वही सही हो जाएगा, ए एंड बी, यही सही हो गया, ए एंड बी, 43 नंबर, ठीक है। 43, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तीनों में कौन सा सही, इलास्टिक फटीग, फटीग बताए थे अभी, फोर्स हम लगाते हैं हटाते हैं, लगाते हैं हटाते हैं, तो क्या होता है, उसका इलास्टिसिटी कम होता है, यंग्स मॉडुलस कम हो जाता है, लास्ट में टूट जाता है। इलास्टिक फटीग इज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच बिहेवियर बिकम्स लेस इलास्टिक, ठीक है, लेस इलास्टिक हो जाता है, अंडर द एक्शन ऑफ रिपीटेड अल्टरनेटिंग डिफॉर्मिंग फोर्स, रिपीटेड लगातार हम क्या करते हैं, फोर्स लगा रहे हैं लगातार, तो उसका ठीक है इलास्टिक बिहेवियर कम हो जाता है। दूसरा नंबर क्या है, इलास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच बॉडी रीगेन इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, ये भी ठीक बोल रहा है,
व्हेन डिफॉर्मिंग फोर्स इज रिमूव्ड, जब हम डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाते हैं तो अपना शेप एंड साइज को रीगेन कर लेता है, ये भी सही है। प्लास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच द रीगेन इट ओरिजिनल शेप इज डिलेड। बोलता है कि प्लास्टिसिटी वह प्रॉपर्टी जिसमें रीगेन होने में थोड़ा डिले होता है, कब, जब हम रिमूवल कर देते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स को। ये भी बात सही है, तो तीनों सही है इसमें, क्या तीनों, पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है, कोई भी बात इसमें गलत नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू, कौन सा ट्रू है? स्ट्रेस इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी, सही है, ये स्ट्रेस वेक्टर नहीं होता है। डिफॉर्मिंग फोर्स इन वन डायरेक्शन कैन प्रोड्यूस अ स्ट्रेन इन अदर डायरेक्शन ऑल्सो। बोलता है कि डिफॉर्मिंग फोर्स लग रहा है एक डायरेक्शन में, ठीक है ना, डिफॉर्मिंग फोर्स लग रहा है एक डायरेक्शन में और स्ट्रेन प्रोड्यूस कर रहा है अदर डायरेक्शन में, सही है, ये भी सही बात है। कैसे? देखो, जैसे हम लोग कोई वायर है ना, इस पर हम लोग फोर्स लगा दिए, फोर्स तो इधर लगाए, इसको खींचे हम लोग, तो स्ट्रेन केवल इसी दिशा में नहीं हुआ, दूसरे दिशा इधर भी, इसका डायमीटर भी कम हो जाता है। पढ़े थे ना हम लोग पॉइजन्स रेशियो, तो इसका डायमीटर क्या होता है, कम हो जाता है। फोर्स लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में और डायमीटर मेरा मतलब फोर्स लगा रहे हैं वाई एक्सिस में और स्ट्रेन आ रहा है एक्स एक्सिस में, तो ऐसा होता है, ठीक है ना। तो एक और दो दोनों हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट, ठीक है। शेयरिंग स्ट्रेन इज प्रोड्यूस्ड बाय अप्लाइंग नॉर्मल फोर्स। बोलता है कि शेयरिंग स्ट्रेन जो है प्रोड्यूस होता है किसके द्वारा, नॉर्मल फोर्स अप्लाई करने से नहीं। शेयरिंग स्ट्रेन जो डेवलप होता है वो टेंजेंशियल फोर्स लगाने से होता है। कौन सा फोर्स? टेंजेंशियल फोर्स। और शेयरिंग स्ट्रेन बराबर टेन थीटा, ये सही है। अभी बताया था कि शेयरिंग स्ट्रेन बराबर हम थीटा लिख सकते हैं, थीटा जब स्मॉल है तो टेन थीटा भी लिख दो, है ना। तो इसमें दूसरा सही है, दूसरा ओनली है ना, ये सही है, दूसरा सही है, ठीक है ना। तो ये हो गया मेरा 45। अब ग्राफिकल कुछ क्वेश्चन है ना, ग्राफ का क्वेश्चन है। एक मिनट, थोड़ा चार्ज नहीं हो पा रहा है। ठीक है, द ग्राफ गिवन इज ए स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर, ये स्ट्रेस स्ट्रेन का ये कर्व है इस तरह से, किसका ग्राफ है ये, है ना। तो ये ग्राफ मेरा किसका होता है, इलास्टोमर का, रबड़ का ग्राफ होता है इस तरह से, ठीक है ना। रबड़ जो है उसका ग्राफ इसी तरह का होता है, वो इलास्टोमर है। इलास्टोमर में क्या होता है कि मरते दम तक इलास्टिसिटी शो करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जनरल बॉडी में क्या होता है कि हम फोर्स लगाते हैं, स्ट्रेस डेवलप किए तो स्ट्रेन आता है उसी अनुपात में, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है, थोड़ा आगे चल के स्ट्रेस और बढ़ाते जाते हैं, ठीक है ना, तो स्ट्रेन भी बढ़ता है। आगे क्या होता है, स्ट्रेस बढ़ाते हैं तो स्ट्रेन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, स्ट्रेस के अनुपात में स्ट्रेन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। फिर आगे जाके क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ेंगे तो टूट भी सकता है, लेकिन ठीक है ना। तो थोड़ा प्लास्टिसिटी भी शो किया कि स्ट्रेस बढ़ाए कम, स्ट्रेन बढ़ा ज़्यादा, प्लास्टिक रीजन हुआ। लेकिन रबर में ऐसा नहीं है, रबर क्या है कि जब तक इलास्टिसिटी शो कर रहा है करेगा, अचानक से फिर ये टूट जाएगा। प्लास्टिसिटी का बिहेवियर शो नहीं करता। इसका ग्राफ इस तरह से होता है, ठीक है ना। ये वाला किसके लिए, इलास्टोमर के लिए, ठीक है ना। फॉर द गिवन ग्राफ हुक्स लॉ इज ओबेड इन द रीजन, हुक्स लॉ देखो तो इसमें हम लोग पढ़े थे ना कि हुक्स लॉ कहाँ तक फॉलो होता है, ओ से लेके ई तक। कहाँ से, ओ से लेके ई तक। और ई से ए में हुक्स लॉ का फॉलो नहीं होता है, लेकिन बॉडी क्या होता है कि रीगेन कर लेता है ना। तो ओ से लेके ई तक, ये वाला यहाँ ओ लिखा हुआ है, ये लग नहीं रहा है वो, लेकिन है। 48 नंबर क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ tan 90 माइनस थीटा इन द ग्राफ। tan 90 माइनस थीटा किसके बराबर है, तो देखो ना बहुत ईजी है, ये ही ना tan 90 माइनस थीटा होगा, मतलब 90 माइनस थीटा, यहाँ से लम डाल दो, तो tan 90 माइनस थीटा बराबर लम बट्टे आधार, लम बट्टे आधार मतलब स्ट्रेस बट्टे स्ट्रेन, ठीक है ना। स्ट्रेस बट्टे स्ट्रेन को क्या बोलते हैं, यंग्स मॉडुलस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यंग्स मॉडुलस। ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको पढ़ते रहिए,
इस वीडियो को 1-2 बार देखिए, समझ में आ जाएगा सारा कुछ, है ना। थैंक यू।